चैप्टर 17 और क्लास 7 एनसीईआरटी। देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। कुछ पौधे पुनर्जनन कहते हैं, कुछ पौधे से पौधे उगना है ना, एक पौधे से 4 पौधे बन जाना है ना, पौधे में से पौधे बने ऐसे ही तो बढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार सहायक होते हैं? उत्तर पढ़ेंगे, पढ़ो। कुछ खास तरह के पादपों के बीजों के प्रकीर्णन मतलब फैलने में है ना, प्रकीर्णन कहते हैं फैलना में जंतु सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर, क्षयमान जानते हैं, जंतुओं द्वारा छोड़ा गया गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए, नवोद्भिद कहते हैं नए पादपों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। पोषक तत्व जानते हो, हमारे शरीर में खाना खाते हैं हम, पोषक तत्व उसमें भी होते हैं है ना। और ये गोबर में, जंतुओं के गोबर में भी पोषक तत्व पेड़ पौधों को प्रदान कराता है, गोबर खाद बनता है इससे, तो ये पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु भी वनों में पादपों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन मतलब एक पौधे से 2 और पौधे बनाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखो ध्यान से पढ़ो, पढ़ो। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। हाँ, समझाइए कि वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं आने से ना। जिस जगह वन होंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, उस जगह बाढ़ नहीं आती है। तो ये किस प्रकार सहायक है, ये सहायता करते हैं बाढ़ को रोकने में। तो देखो उत्तर समझेंगे। वन द्वारा बाढ़ की रोकथाम। शाबाश। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। मतलब ये प्राकृतिक अवशोषक मतलब वन वर्षा है वह पानी को सींचने का, अवशोषित करने का काम ज़्यादा करते हैं है ना, और उसे अवस्रावित होने देते हैं। अवस्रावित मतलब अपने जैसे जमीन के अंदर जमा कर लेते हैं। यदि वन नहीं होते तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर, भूतल मतलब पृथ्वी के तल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। अब देखो यहाँ पर, वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। अपरदन जानते हो क्या होता है? देखो, अपरदन कहते हैं मिट्टी का एक जगह से बहकर दूसरी जगह इकट्ठा हो जाना, अपरदन कहलाता है। अपरदन देखो, एक आंधी आती है जब वायु, तो मिट्टी उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है, वो भी अपरदन कहलाता है। कभी कभी पानी के साथ बहकर मिट्टी चली जाती है तो दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है, उसे अपरदन कहते हैं। ये अपरदन के उदाहरण है, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, अपरदित मृदा नदियों में जमा होकर उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता एवं प्रवाह क्षमता मतलब बहने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जो बाढ़ का एक बड़ा कारण है ना। अब जब मिट्टी ना है जा जगह पे तो वहाँ पानी का अवशोषित हो, वहाँ तो बाढ़ आवेगी नहीं, इतनी बाढ़ आ जाएगी है ना। और यहाँ की मिट्टी अच्छी है, वो पानी अवशोषित कर लेगी, बाढ़ आ देगी नहीं। ये अब देखो, क्योंकि वन जल के प्राकृतिक संरक्षक। हाँ, संरक्षक मतलब प्राकृतिक मतलब संरक्षक, प्रकृति से प्राप्त अपने आप वन संरक्षक हैं के रूप में काम करते हैं। ये जल को धीरे धीरे जमीन में रिझने देने में सहायक होते हैं। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इस प्रकार वन बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। शाबाश। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ोगे। नाम क्या है आपका? हरेंद्र।
हरिंदर। पढ़ो हरिंदर। अब घटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? हाँ, अपघटक किन्हें कहते हैं और इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं। तो देखो पढ़ेंगे अपघटक क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे उत्तर में। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। समझ में आया? देखो पादप और जंतु तुम जानते ही हो क्या होते हैं, है ना। पादप और जंतु जब मर जाते हैं तो शरीर को ह्यूमस कहते हैं। शरीर जैसे देखो पादप सड़ जावे गल जावे तो हम तो बदबू आवे लग जावे ना, उसे ही ह्यूमस कहते हैं। अब जंतु को ही तुमने जैसे कुत्ता मर गो, कुत्ता पटक दियो मिट्टी में दबा दियो, सड़ गो गल गो, बुरी बदबू आ रही है, वही ह्यूमस कहलाती है। ठीक है, ओके, तो उसे ही ह्यूमस कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव ये अपघटक कहलाते हैं। अब ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अब देखो बैक्टीरिया और मशरूम अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। मशरूम की छतरी घूरन पे होती है, वो मशरूम क्या में नाम थे, सांप की छतरी है। और मशरूम एक वैसा भी होता है, मशरूम है ना, मशरूम है वो, है ना। और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव ये बहुत जरूरी होते हैं, ये तो सड़ाने गलाने का काम करते हैं। नहीं चीज ऐसी सड़ती रहे भाई, ये चिरकुट बना देते हैं उसको बिल्कुल। नंबर 2, अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति मतलब पूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। हाँ समझो भाई, ध्यान से देखो प्रश्न एक बार और समझेंगे। वायुमंडल जानते ही हो, आपके चारों ओर का वातावरण क्या होता है, वायुमंडल है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वायुमंडल कहते हैं। हवा है जिस मंडल में, ऊपर के मंडल को, है ना। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए, है ना। तो वन किस प्रकार सहायता करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखें। ये मिलने में ना है, ऑक्सीजन और CO2 मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी, आदमी जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। हाँ CO2 तो आदमी छोड़ता है, पेड़ पौधे CO2 को शुद्ध करके ऑक्सीजन देते हैं हमको, तो ये संतुलन बना रहता है। अब देखो उत्तर बोल। हाँ भाई देखो, पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, CO2 गैस नहीं गलत, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसे पादप करते हैं, इसके द्वारा ही तो भोजन बनाते हैं पादप, है ना। CO2 लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। निर्मुक्त मतलब फ्री, मुक्त करते हैं लिए ऑक्सीजन, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करें पौधे तो हमको ऑक्सीजन नहीं दे सकते। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये है बस, ये प्रश्न लिखना है बिल्कुल तो भाई। अब आओ प्रश्न नंबर 5। देखो ये चित्र भी दे रखा है इस प्रश्न का उत्तर में, तो देखो यहाँ पर है पादप और यहाँ पर है जंतु। तो देखो जंतु
CO2 छोड़ रहा है, जंतु रहा, मानव रहा, CO2 गैस छोड़ते हैं हम, जो बदबूदार होती है ना। अब इस गैस को पादप ग्रहण करते हैं। बोले कहे भैया कोई ना वोट रहा, हम ही वोटिंग नहीं लाओ, है ना। अब पादप इसको शुद्ध करके ऑक्सीजन देते हैं, फिर ऑक्सीजन को दोबारा जंतु मानव ग्रहण करता है, फिर CO2 छोड़ रहा हूँ, CO2 है, पादप ग्रहण कर रहे हैं, ये चक्र चलता रहता है, मतलब ऐसे ही है। अब जैसे देखो, चाहे हम छोड़ रहे हैं भैया हम ले रहे हैं। हाँ यही तो शुद्ध होकर आ रहा है प्रभु। जैसे हम खेत में अनाज उगाते हैं, खेत में सब हम अपनी क्या करते हैं, खाद बनता है हमारे कचड़े से, घर के अपशिष्ट से, सब कचूदे, है ना। तो उसको ही शुद्ध होकर खाद से वही दोबारा पादपन में तो अनाज बनना भैया खा रहे हैं, यही प्रक्रिया है। CO2 छोड़ रहे हैं हम, है ना, देखो CO2 छोड़ रहे हैं हम, ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ अब देखो CO2 छोड़ रहे हैं, पादप ग्रहण करते हैं और O2 ग्रहण करते हैं, फिर CO2 छोड़ रहे हैं, O2 ग्रहण करते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे, रुको, हाँ हो जाओ चालू। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। हाँ समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ मतलब बेकार क्यों नहीं होता। वन में सब महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। तो देखो कैसे, उत्तर, अपघटक मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों मतलब मूलों क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वन में कोई जंतु मर जाता है तो वह गिद्धों को पढ़ो, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ ऐसे ही चक्र चलता है। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ो। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। हाँ पढ़ो उत्तर। लकड़ी, औषधि पादप, औषधीय पादप, जड़ी बूटी। मतलब औषधीय पादप जानते हो क्या होता है, जिनकी दवाई बनाई जाती है, जड़ी बूटी बनती है, जड़ी बूटी से दवाई बने। तो तीसरा गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, ये बहुत पादप हैं। जो 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से बहुत चीज प्राप्त कर रही हैं। 5 अपनी राजी से लिख सकते हो तुम, जरूरी नहीं ये लिखें, ठीक है। अब आएंगे प्रश्न नंबर 7 में खाली जगह, ठीक है। कितनी खाली जगह है या नहीं, छोटों का खाली जगह, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की खाली जगह में सहायता करते हैं, परागण क्रिया में सहायता करते हैं। परागण क्रिया होती है, ये पुष्पीय पादपों, पुष्प पाए जाते हैं ना उनमें, पादपों को पुष्पीय पादप कहते हैं। को किस में सहायता करते हैं, परागण की क्रिया करने में सहायता करते हैं। खा पढ़ो। वन परिशुद्ध करते हैं और को खाली जगह और खाली जगह को किसको शुद्ध करते हैं, तो वन परिशुद्ध, डटो, वन परिशुद्ध करते हैं मतलब बिल्कुल शुद्ध करते हैं, है ना। तो जल को और हवा को शुद्ध करते हैं। तो इसका उत्तर ये लिख रहा, ये देख सकते हो आप, जल और हवा, ठीक है। अब गा, वन, शाक वन में खाली जगह परत बनाते हैं। कैसी परत बनाते हैं, सतही परत, सतह पर शाक बन जानते हो, शाक में छोटे बन पेड़ पौधे आमे, तो ये सतह पर उगते हैं, ये सतही परत होगी ना सही, जब ये उग पाते हैं। शाक वन में छोटे पादप कैसे, टमाटर, मिर्च, धनिया, ये आते हैं शाक वन में, है ना। अब घा सब शाक में आती है ना। घा
वन में 6 मान पत्तियां, 6 मान जानते हो, जिन वन में बेकार पत्ती पड़ी रहती है ना जड़कर पौधों से, उसे कहते हैं 6 मान पत्तियां। और जंतुओं की लीद, लीद जाने, जंतुओं का गोबर कर जामे ना, बुई जंतुओं का लीद होती है, लैट्रिन कर दे जंतु ने, वो जंतु ने लैट्रिन, गाय का भैंस का गोबर कहलाता है, इनकी लीद कहलावे। और इनकी भालू शेर फिर लैट्रिन कर रहे हैं, इनकी लीद है वो, है ना। तो लीद खाली जगह को समृद्ध करते हैं, हायूमास को, इनकी मतलब बहुत बदबू आवे, बुरी बदबू तो गोबर में तो आवे, है ना भाई लेटरिन में तो आवे बदबू, तो आदमी गिनते ऐसी कौन सी चीज आवे बदबू ना आवे। तो हायूमस को समृद्ध मतलब बढ़ाते हैं ये, है ना। कैसी हमें अपने से दूर स्थिति बनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने के क्यों आवश्यक होता है। हिंदी पढ़ना नहीं जानते हो तुम, विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता होती है। देखो प्रश्न समझो ध्यान से दोबारा से। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो उत्तर आराम से पढ़ना है, सही पढ़ना है, पढ़ो। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। हाँ, वन वर्षा के जल को सही सेट करने का काम करते हैं, सही जगह अवशोषित करने का। प्राकृतिक अवशोषक मतलब उन्हें अपने आप प्राप्त होता है अवशोषित काम करने का। हाँ, मतलब धरती के अंदर पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं, है ना, और उसे अवस्रावित होने देते हैं। अवस्रावित मतलब धरती के अंदर ले जाने का कार्य, स्रावित करने का, बहाने का कार्य करते होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता। भौमजल स्तर मतलब धरती के अंदर जल को रखने का कार्य करते हैं, सही मानते कौन नहीं जाओ। और वन ना सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, है ना, जिससे हमें जल की सतह आपूर्ति मिलती रहती है। वृक्ष तथा रुको बेटा रुको। वृक्ष तथा अन्य पौधों के मूल, जड़ कहते हैं मूल को, सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ये अपने आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं भी वनों से प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों को विषय में चिंतित होने की आवश्यकता है। हाँ, प्रश्न नंबर 9 पढ़ो। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों। हाँ, देखो समझो ध्यान से प्रश्न। वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप के होने की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न कह रहा, समझाओ इस बात को। तो देखो उत्तर। सामान्यतः पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी अत्यंत भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम खाया जाता है, चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक कौन है खाने? कीटन ने। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। सर्प, है ना, सर्प तो सांप कह में, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये चित्र दे रखा है, जो घास को खाते हैं कीट, कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है उकाब का दूसरा नाम गरुड़। और गरुड़ में लग गई हरुड़। अब देखो, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं।
सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। संबद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, विघ्न मतलब कोई बाधा पड़ती है, बाधा, शाबाश, जैसे कोई मुसीबत पड़ती है, हाँ, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है और वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दिया जाए तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। इसी कारण वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता होती है। शाबाश। प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। चित्र 17.15 पाठ्य पुस्तक का मैं चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। अब देखो ये दे रखे हैं, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भूमजल स्तर। बस देखो ध्यान से, ये चित्र में दर्शाने आपको जैसे वायुमंडल कहाँ पाया जाता है, जलमंडल, तो देखो भूमजल स्तर, ये नीचे वाला भाग भूमजल स्तर होता है और ये जड़ें, ये मूल है ना, और मूल के ऊपर ये मृदा, ये जंतु होते हैं या नीचे है ना, और ये पेड़ के ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर वर्षा होती है, ऊपर से ये बादल होते हैं और बादल के ऊपर वायुमंडल है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है पादप के ऊपर ही है ना, ये पादप है, ये अपघटक पाए जाते हैं धरती पर छोटे छोटे से। ये चित्र है आपका। अब प्रश्न नंबर 11 पढ़ोगे, पढ़ो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादक नहीं है? तो सुनो ध्यान से, कौन सा वन उत्पाद नहीं, मतलब वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। तो देखो मैं गोंद तो वनों से प्राप्त होता है, हाँ। तो ये वन उत्पाद नहीं पूछ रहा हूं, नहीं है। प्लाईवुड है, प्लाईवुड मतलब लकड़िया की, प्लाई बने लकड़िया की बना है पुड़ वो तो वो बनते ही प्राप्त रही, लकड़ी तो बनते ही प्राप्त रही है भाई, तो प्लाई बन नहीं है तो ये प्राप्त होता है। सील करने की लाख, सील करने की लाख मतलब लकड़ी आवे वैसी बने वो वनों से प्राप्त होती है। सील करे गोंद से रहे है ना, केरोसिन, ये मिट्टी का तेल कहते हैं, इसे ये वनों से प्राप्त नहीं होती तो ये उत्तर होगा इसका चौथा। अब सही या गलत बताने आपको प्रश्न नंबर 12 में सही कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है इसमें बताने। तो देखो पहले पढ़ोगे, पढ़ो। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये सही है, ये सही है भाई। वन मृदा मतलब मिट्टी को अपरदन, अपरदन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने से बचाते हैं, है ना, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहने नहीं देते है ना, तो ये बचाते हैं, सही बात है। अब नंबर 2, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। हाँ ये बात देखो, ये गलत है, ये बात नहीं है, गलत है, ये मतलब इसमें सही नहीं है, इसको गलत कर, ये सही बात। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है इस वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है। तो क्यों नहीं है? वन में ध्यान से सुनो समझो, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अरे वन और पादप एक दूसरे पर निर्भर होते हैं भाई, है ना। अब वन में रहने वाले वो 5 जंतु रहे वो क्या खाएंगे, पेड़ पौधे नहीं खाएंगे, उनको काम मालपुआ मिल रहे वहाँ जाकर, है ना, तो भाई एक दूसरे पर निर्भर है। और पादपन को वन में कौन CO2 देगा, वो जंतु ही देंगे, तो जंतु नहीं होंगे तो कहाँ से CO2 लेंगे वो, तो एक दूसरे पर निर्भर है। जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों को CO2 की आवश्यकता होती है, श्वसन क्रिया करने के लिए CO2, हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये सही है, सही है भाई, जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। और चौथा है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, सही है। तो इसका आंसर है इस प्रश्न का ये दूसरा गलत है बस। अब प्रश्न नंबर 13 पढ़ोगे, पढ़ो।
सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर, मृत पादप कहते हैं जो मर जावे पादप, सड़े गल जाते हैं, पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम। बालू मिट्टी बने? नहीं, गलत, मिट्टी नहीं बनती। मशरूम बने? नहीं। काष्ठ बनती है? नहीं। ह्यूमस बनती है? ये बनती है, गंध आती है उसमें, सड़ गल जाती है जब, ह्यूमस बनती है। ये इसका उत्तर होगा तीसरा, ह्यूमस। वीडियो में मिलते हैं, जब तक देखते रहिए। तो लाइक करें। अरे रहंदा है।